नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यह प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ ये भी आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो। ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं होता कि ज्ञान हासिल करके कुछ आमदनी ही की जाए। ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति और विकास अच्छी तरह से कर पाए। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई हो। हम में से सभी व्यक्ति हिस्ट्री से थोड़ी बहुत परिचित अवश्य होंगे। यदि आप नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्राचीन भारत के हर एक छोटे बड़े टॉपिक की चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे और साथ ही साथ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरा मेहनत जायज़ है। अगर आप नहीं करते हैं सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो गाइस, चलते हैं हम आज के टॉपिक प्राचीन भारत पर चर्चा करते हैं हर एक छोटे बड़े पॉइंट को। हिस्ट्री के पितामह हेरोडोटस को हमारी तरफ से सादरणीय प्रणाम। मैं जो अभी प्राचीन भारत पर चर्चा करने जा रहा हूँ, यह विभिन्न पुस्तकों की ज्ञान को एकत्रित कर मेरा सेल्फ स्टडी का नतीजा है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त को अपना मंत्री भी बनाए थे, क्योंकि घनानंद को शिकस्त देने में सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। चाणक्य वही है जिनका अपमान घनानंद ने भरे दरबार में कर दिया था। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ था। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुए थे और सेल्यूकस की हार हुई थी। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हो गया था। संधि के तहत चाणक्य ने कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें थी कर्नेलिया से शादी, सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया से शादी, और कर्नेलिया से जो बच्चा उत्पन्न होगा वो सिंहासन पे नहीं बैठेगा। यह स्वीकार को सेल्यूकस मान लिया और दहेज या उपहार के स्वरूप सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, मकरात, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किया था। मेगास्थनीज यूनानी था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दहेज में सेल्यूकस को दिया था। मेगास्थनीज यूनान का निवासी था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य अंत में जैन धर्म को अपना लिया था और 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पे जाके अपना प्राण विसर्जन कर दिया था। उसके बाद राजगद्दी पर उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार आया। बिंदुसार का काल 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 272 ईस्वी पूर्व तक चला था। बिंदुसार को अमृत घाट भी कहा गया है। यूनानी धर्म ग्रंथ में अमृत चेट्स कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। तिब्बती इतिहासकार के अनुसार तारानाथ ने कहा, बिंदुसार के पास 16 राज्य था। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। इसके बाद गद्दी पे अशोक आया था, लेकिन अशोक को आने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ा था। कहा जाता है अब्बाह के अनुसार अब अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या करके गद्दी पे अधिकार किया था, बट यह हमको लग नहीं रहा है, क्योंकि एक राजा को स्वपुत्र असंभव है। तो तब भी जो बुक में दिया गया है वो बोलते हुए हम चल रहे हैं। अशोक का काल 272 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक चला था। अशोक के उत्तराधिकारी के युद्ध में लगभग 3 वर्ष लग गए थे। अब्बाह के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे अधिकार किया था। अशोक को पुराण में अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक की माता का नाम शुभ्रदांगिनी था और पिता का नाम तो बिंदुसार था। अशोक को पुराण में अशोकवर्धन कहा गया है, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं। अशोक की पत्नी का नाम करुवाकी थी। अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र और संघमित्रा था। अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अभिलेखों में मस्करी, गुर्जरा, नोबुटुल, उडगोलम आदि सारे नाम अभिलेख में मिलता है। अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष बाद कलिंग का एक युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में लड़ा था। कलिंग के आक्रमण में बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। उस समय कलिंग का राजा नटराज था और राजधानी तोसली थी। उपयुक्ता, निर्गोध 2 ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति उत्प्रेरित किया था।
अशोक ने बौद्ध धर्म फैलाने का संकल्प लिया और प्रचार वही होता है, उनका संकल्प लिया था। अशोक ने भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू किया। ईरान के शासक डेरियस या दयरुभरु से अशोक ने अभिलेख लिखना प्रारंभ किया था। अशोक के बाद दशरथ ही थोड़ा बहुत योग्य शासक था। 185 ईस्वी पूर्व आते आते बृहदत्त को पुष्पभूति शुंग ने निरीक्षण के दौरान घोड़ा से कुचल के मार दिया था। यानी मौर्य वंश का सबसे लास्ट शासक या कह सकते हैं आप बृहदत्त था, जिसको पुष्पभूति शुंग ने घोड़ा से कुचल के मार डाला था। शुंग वंश का संस्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्पमित्र शुंग ने किया था। पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। पुष्पमित्र प्रथम ब्राह्मण जाति का था जो शासक बना था। इससे अपनी राजधानी परिवर्तन कर विदिशा बना ली थी। इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था और एक राजसूय यज्ञ भी कराया था। पुष्पमित्र शुंग भरहुत के लिए स्तूप बनाए थे। इनके दरबार में पतंजलि रहा करते थे, जिनके बारे में हम एक वीडियो छोड़ चुके हैं कि महान विद्वान थे या पंडित थे। इस वंश का सबसे अंतिम शासक देवभूति था और इस वंश के वास यानी पुष्पमित्र यानी शुंग के वंश के बाद कण्व वंश का स्थापना हुआ। कण्व वंश 73 ईस्वी पूर्व से 60 ईस्वी पूर्व तक चला था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव थे। कण्व वंश बहुत कम समय तक चला था। कण्व वंश 73 ईस्वी पूर्व से लेकर मात्र 60 ईस्वी पूर्व तक चला था। वासुदेव के बाद सुषमा राजगद्दी पे आया। सुषमा इस वंश का सबसे अंतिम शासक सुषमा था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुषमा को उसके सेनापति सिमुक ने हत्या कर दिया और सातवाहन वंश का संस्थापना कर दिया था। सातवाहन वंश की संस्थापना सिमुक ने किया था और राजधानी प्रतिष्ठान बनाया था। सातवाहन वंश को मातु शतात्मक वंश कहा जाता है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञपुत्र सतकर्णी आदि सारे थे। सातवाहन वंश में प्राकृत भाषा चली थी जो ब्राह्मणी लिपि में थी। सातवाहन काल में प्रोटीन तांबा का सिक्का भी चला था। अजंता गुफा, अमरावती का गुफा, यह सब सातवाहन काल की दी हुई एक कृति है। सातवाहन काल का संस्थापक सिमुक बहुत ही योग्य शासक साबित हुआ था। कुषाण वंश का संस्थापना कुजुल कटफिशिस जी ने किया था। पल्लव वंश के बाद कुषाण वंश आए थे जो कि यूची एवं तोसली वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। कुषाण वंश की संस्थापना कुजुल कटफिशिस और उसका भाई दोनों मिलकर किया था। कुषाणों की राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसने अपनी राजधानी पेशावर बनाई थी। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। इसने एक स्वंग चलाया था जो एक स्वंग चलाया था। आज भी भारत सरकार इसे अपनाते हुए चल रहे हैं। कनिष्क के दरबार में महान विद्वान रहा करते थे, जिसमें अश्मघोष, नागार्जुन, चरक, वासुमित्र। अश्मघोष बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बौद्ध का रामायण, बौद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में लगभग हो गई थी। इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार श्रेणी एवं मथुरा श्रेणी का विकास इसी के काल में हुआ था। रेशम मार्ग का आगमन कुषाण काल में ही हुआ था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा गया है। इन्होंने माध्यमिक सूत्र पुस्तक की रचना किया था। माध्यमिक सूत्र में सापेक्षा का सिद्धांत का वर्णन विस्तार से दिया गया था। चरक कनिष्क के दरबार में महान आयुर्वेदाचार्य थे, जो चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कि आयुर्वेदिक के लिए सबसे महान पुस्तक मानी जाती है। वासुमित्र बौद्ध धर्म का महान विद्वान था। इन्होंने महाविभाग सूत्र की रचना की। इसे बौद्ध धर्म का विशेष कोश कहा जाता है। कुषाण वंश काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। कन्नौज कुषाण के गांधार शैली प्रचलित है। कनिष्क के बाद कुषाण वंश में कोई योग्य शासक नहीं आया, इसीलिए प्रथम शताब्दी के द्वितीय शताब्दी में समाप्त हो गई यह वंश। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में ही संपन्न हुई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आज मैंने 3-4 वंश के बारे में चर्चा कर दी है, तो कल मैं नेक्स्ट वंशज के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखते होंगे और कुछ जो गलती होती होगी वो कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।